हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए सब्जेक्ट में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया सब्जेक्ट जिसका नाम है मेजरमेंट। अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये सब्जेक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आप जानोगे आगे यहाँ पर कई सारी चीजें पता चलेंगी आपको यहाँ पर जैसे जैसे हम सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट की, तो इस सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक है एके साहनी, जिसका अगर आप साइज देख लेंगे तो लगभग वो इतनी मोटी साइज की है। मतलब अगर और वजन की अगर मैं बात करूं तो उसका वजन कम से कम 3 से 4 किलो होगा। तो कोशिश करेंगे उस बुक को यहाँ पर स्टडी करने की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डीप भी नहीं घुसेंगे, मगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी तक आप लोगों के दिमाग में ये रहता होगा कि मेजरमेंट जो है रटने वाला सब्जेक्ट है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट पढ़ेंगे तो हम लोग जो है बिल्कुल भी रटेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे, जानेंगे मेजरमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिर हमारे लिए जो किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्यों, क्या किसका एडवांटेज है, ये सारी चीजें जो हम समझेंगे। एक किस तरीके से समझेंगे? हम समझेंगे बिल्कुल कोई स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ। तो इस सब्जेक्ट के लिए कनेक्ट रहना है आपको, कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाएंगी इस सब्जेक्ट में। मींस जो चीज आज पढ़ाई जाए हो सकता है वो आपके लिए कहीं आगे इंपॉर्टेंट हो, जो चीज आगे आए वो क्या होगा, वो जो है किसी और चीज पर इंपॉर्टेंट हो, कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको अच्छे से वो करना है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए मेजरमेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको, सबसे पहला सवाल जो बनता है ये मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये मेजरमेंट क्या होता है, आप लोग सोचिए। ठीक है, ये मेजरमेंट क्या होता है, सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए जो है कि मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो सोचिए किसे मेजरमेंट कहते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही क्या है, ये हमारा जो है सब्जेक्ट ही मेजरमेंट है, उसे कहते हैं। तो कोई कह रहा है किसी क्वांटिटी को मेजर करना, कोई चीज कह रहा है किसी को मापना, कोई कह रहा है कंपैरिजन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपका जो क्या है मेजरमेंट जो है, देखिए अब यहां पर कुछ जैसे मैं बात कर रहा हूं छोटा सा समझने के लिए, यहां पर जो है 10 लीटर दूध है। ठीक है, यहां पर मैंने कहा, यहां पर जो है मैंने 10 लीटर दूध रखा है। तो आप कैसे कहोगे कि 10 लीटर दूध है, कैसे बताओगे आप क्या करोगे? आप एक लीटर जो रहता है, 1 लीटर का जो पैमाना रहता है वो लाओगे, आप क्या करोगे, भरते जाओगे, जितनी बार भरेगा आप कह दोगे यहां पर जो है 10 लीटर दूध मेरा आ चुका है। ठीक है, चलिए यहां पर तो चलो आपको क्वांटिटी पता थी। मैंने कहा यहां पर जो है मैंने कुछ मैंगो रखे हुए हैं। ठीक है, कुछ मैंगो का शेप हालांकि ऐसा नहीं रहता है, कुछ यहाँ पे कुछ चीजें रखी हुई हैं। ठीक है, ये लड्डू रखे हुए हैं और मैंने कहा आपको मुझे बताना है ये कितने केजी हैं। ठीक है, क्यों? मैंने कहा जाओ वहां से लड्डू लेके आओ, तो आपको समस्या होगी। अगर मैंने आपको कहा जाओ वहां से 10 किलो लड्डू लेके आओ, तो एक तो मैंने आपको क्वांटिटी बता दी। मैंने कहा भाई वहां से लड्डू लेके आ जा, तो आप कितने भी लेके आ सकते हो, आप 1 भी लेके आ सकते हो, 100 भी लेके आ सकते हो। ये तो हो गया मेरी मेजरमेंट की जरूरत। ठीक है, सबसे पहले मैं जान रहा हूं मेजरमेंट है क्या। ठीक है, तो आप अब कैसे, इतना तो आपको आइडिया तो होगा नहीं कि 4 लड्डू मतलब 1 किलो होता है। आप क्या करोगे, आप जाओगे, वेइंग मशीन वहां पर होगी, एक बट्टा रखा होगा 1 केजी का या 10 केजी का होगा, 10 केजी का बट्टा आप इधर रखेंगे, इधर पे आप लड्डू डालते जाएंगे, और जब आप देखेंगे आपका जो है तराजू बिल्कुल जो नोक उसकी 0 पे आ जाए, तो दैट मीन्स आपका जो है 10 किलो आ गया है। ठीक है, तो मेजरमेंट हमारा क्या है, ये चीज क्या थी, ये हमारे लिए अननोन थी। ये लड्डू मुझे नहीं पता कितने किलो निकलने ये थे, ये मेरे लिए क्या था, अननोन क्वांटिटी थी। तो अननोन क्या है पहले मेजरमेंट, मेजरमेंट जो मेरा जो है वो है कंपैरिजन। क्या चीज है मेरा मेजरमेंट, जो मेरा है मेजरमेंट, जो मेरा है मेजरमेंट है मेरा कंपैरिजन। ठीक है,
क्या है मेजरमेंट मेरा? मेजरमेंट है मेरा कंपैरिजन करना, तुलना करना। क्या इसे कहेंगे? मैं क्या कर रहा हूं? तुलना कर रहा हूं मेजरमेंट में दो चीजों की। किन दो चीजों की? ये चीज तो जो मुझे अननोन क्वांटिटी मुझे मिली, जिसके बारे में मुझे नहीं पता कितना है, तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट जो है मेरा कंपैरिजन है एक अननोन क्वांटिटी होगी, ठीक है था। और दूसरा किसके बीच? एक स्टैंडर्ड मैंने पहले से प्री डिफाइन किया हुआ होगा कि 1 किलो का बट्टा भाई ये होगा, 2 किलो का ये होगा, 5 किलो का ये होगा, ठीक है। तो मेजरमेंट कुछ नहीं है। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट हमारा कंपैरिजन है बिटवीन अननोन क्वांटिटी एंड प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। आई बात समझ में? तो सबसे पहला सवाल जो मेरा बनता है कि मेरा मेजरमेंट क्या है, तो मेरा मेजरमेंट कंपैरिजन है किसी अननोन क्वांटिटी जिसका मुझे निकालना है, जिसको मुझे मेजर करना है। क्या करूंगा? उस अननोन क्वांटिटी का मैं किसी जो मेरा प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड मैंने प्री डिफाइन किया हुआ है कि भाई 1 किलो का मतलब ये होता है, 2 किलो का मतलब ये होता है, 5 किलो का मतलब ये होता है, उसके बीच जो मेरा कंपैरिजन है, उस कंपैरिजन को क्या कहता हूं मैं? उस कंपैरिजन को जो है मेजरमेंट कहता हूं। तो क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मेरी यहां से निकल के आई। सबसे पहली जो मैं कहूंगा सबसे मेरी बेसिक डेफिनेशन है, मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट मेरा कंपैरिजन है अननोन क्वांटिटी और प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के बीच में। प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड मतलब जैसे हमने बता दिया। अब देखिए कैसे समझ सकते हैं इसको। यहां पर मैंने कहा इस बॉक्स में कुछ आइटम है, इस बॉक्स में कुछ मैंगो है, ठीक है। इस बॉक्स में यहां पर मैंने कोई बॉक्स रखा, इस बॉक्स में कुछ आम है, ठीक है। अब आम का सेब हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैंने कह दिया आम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? मेजरमेंट करके आपको बताना है। क्या करना है? मेजरमेंट करके आपको बताना है कि कितने किलो है, ठीक है। क्योंकि मेजरमेंट क्या करता है? कंपैरिजन तो करता ही करता है, साथ में हमें एक सिग्निफिकेंट डेटा भी देता है, एक न्यूमेरिकल डेटा भी देता है, जिसके आधार पर जो क्या कर सकते हैं हम लोग, जिसके आधार पर हम इस क्वांटिटी को बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेजरमेंट ना होता तो हम कुछ नहीं बता सकते थे। बट यहां पर मैंने कहा यहां पर एक पेटी है, पेटी में कुछ आम है, ठीक है। तो क्या करोगे? पहले आप उसका कंपैरिजन करोगे प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ। आप क्या करोगे? 1 किलो का बट्टा पहले से डिफाइन होता है ना, आपको तो नहीं पता ना कि 1 किलो का बट्टा आप खुद बनाते हो कि चलो यार इसको 1 किलो मान लेते हैं, नहीं। आपके लिए जो भी वेट होता है वो वेट पहले से प्री डिफाइन होता है। तो आप क्या करोगे? आप जो है उस वेट के साथ इसका कंपैरिजन करोगे, देखोगे कितना केजी आ रहा है, ठीक है। तो मेजरमेंट क्या करता है? मेजरमेंट हमारा कंपैरिजन करता है अननोन क्वांटिटी का और हमारा जो प्री डिफाइंड वो है स्टैंडर्ड है उसके बीच जो है कंपैरिजन करता है। और कंपैरिजन करने के बाद क्या करता है? हमें कंपैरिजन करने के बाद हमें एक नंबर देता है जो हमारे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। अब ये कहना कि यहां पर कुछ आम है और ये कहना यहां पर 10 किलो आम है, तो देखो 10 किलो आम कहना ज्यादा बेटर है। अब आपको हर चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं आम बाजार में 50 रुपए किलो है तो ये कितने का जाएगा? मेरा 500 रुपए का जाएगा। तो ये मेरा मेजरमेंट का एडवांटेज है, ठीक है। ये क्या है? मेरा एडवांटेज ऑफ दी मेजरमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज को आप लिख लीजिए, मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट is the comparison between unknown quantity measurement is the comparison between unknown quantity and pre-defined स्टैंडर्ड, ठीक है। मेरा जो है अननोन क्वांटिटी और प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के बीच में जो है मेरा कंपैरिजन होता है, ठीक है। मेजरमेंट मेरी तुलना है अननोन क्वांटिटी और प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के बीच, ठीक है। ये तो हो गया है मेरा मेजरमेंट। अब आप बताइए, दूसरा मेरा सवाल बनता है, चलिए मैंने मेजरमेंट कर लिया, अब इस मेजरमेंट के लिए मुझे किस चीज की आवश्यकता होगी?
अगला जो मेरा पॉइंट बनता है, रिक्वायरमेंट, अगला जो मेरा सवाल बनता है वो मेरा बनता है रिक्वायरमेंट फॉर मेजरमेंट। ठीक है, अब इस मेजरमेंट को करने के लिए मुझे किस चीज की आवश्यकता होगी ये बताइए। ठीक है, मेजरमेंट मैंने कह दिया मैं कंपैरिजन करता हूं, ठीक है, और किसी ने कह दिया जो है हो गया है। ठीक है, चलिए अब बताइए मुझे, अगला सवाल मेरा है कि आपका रिक्वायरमेंट फॉर मेजरमेंट, मुझे किस किस चीज की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मुझे आवश्यकता होगी वो होगी स्केल। अब मैं नहीं कहूंगा स्केल को, क्या करूंगा, और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली बात करूंगा। तो सबसे पहली जो मुझे किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए जो मुझे आवश्यकता होगी, एक होगी इंस्ट्रूमेंट की। पर क्या अकेले इंस्ट्रूमेंट को देके, क्या अकेले अब बताइए क्या अकेला मुझे मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट से मेरा काम चल जाएगा? मैंने कहा मुझे मेजरमेंट करना है, तो क्या उस मेजरमेंट को करने के लिए मेरा काम केवल और केवल इंस्ट्रूमेंट से चल जाएगा? मैंने कहा आपको कुछ चीज मेजर करनी है, मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट दे दिया, तो क्या आप मेजर कर पाओगे? दूसरा सवाल, ठीक है, तो आप मेजर नहीं कर पाओगे जब तक आपको मेथड ना पता हो। जब तक आपको मेथड ना पता हो कि तराजू से तोला कैसे जाता है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा, तब तक तो आप, भले ही आपके पास मैंने तराजू दे दिया, भले ही मैंने आपके पास तराजू दे दिया, बट आप तोल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वेट बैलेंसिंग के लिए वो पिन जो है मेरी सेंटर में आनी चाहिए, कांटा जो है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, तो आप कैसे तोल लोगे? ठीक है, चलिए वेट मशीन का तो चलो आप छोटे से देखते आ रहे हैं, तो आपको पता है। अगर मैंने आपको दे दिया मैगर और मैंने कहा आप बताइए इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो आप बता दोगे? नहीं बता पाओगे। जब तक आपको मेथड पता नहीं होगा कि कैसे कनेक्टेड किया जाता है, कहां कहां पर लगाया जाता है, किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको मेजरमेंट के लिए पहली जरूरत तो है आपको इंस्ट्रूमेंट की, और दूसरा आपको जरूरत है आपके मेथड की। क्या जरूरत है मुझे? दूसरी मुझे जरूरत है मेरी, क्या, मेरे उस मेथड की। ठीक है, ये दो चीजें तो है। अब देखिए, अब हम कह सकते हैं ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों जो चीजें हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंट की बात कर लीजिए, चाहे मेथड की बात कर लीजिए। अब जैसे पुराने समय पे आप देखते होंगे कि क्या करते थे, गांव में अगर आपको एक केजी नापना होता था तो क्या करते थे, पर्टिकुलर एक पाथा वाला होता था, एक डब्बा टाइप का होता था, उस डब्बे से भर के नाप देते थे। मतलब अगर आपको चाहिए 1 किलो दाल चाहिए तो क्या करते थे, 1 किलो का डब्बा लाते थे, उसमें दाल भर देते थे, कर देते थे। ठीक है, पुराने समय पे अगर मैं कहूं कि तो गांव में वो मेथड बड़ा अच्छा यूज करते थे कि जैसे 1 किलो दाल चाहिए तो 1 किलो दाल के लिए अगर तराजू किसी के पास नहीं है पहले, हालांकि अब तो सब चीजें हो गई हैं, अगर मैं पहले की बात करूं तो क्या करते थे, एक डब्बा लाए, जैसे 1 किलो चीनी चाहिए तो 1 किलो का कोई डब्बा लिया, उस डब्बे पे चीनी भरी, मान दिया, दे दिया। तो होता क्या था उस समय पे, वही चीज प्रचलन में थी तो चलता था। आजकल भी गांव में अगर लोग पहाड़ से जो बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, पाथा होता है, उस पाथा से जो है, मतलब एक पाथा बोले तो आपका 2 किलो का होता है, वहां से जो है चीजें नापी जाती थी। ठीक है, तो बट अब धीरे धीरे क्या हो गया है, धीरे धीरे जो है चीजें अब बदल चुकी हैं। अब क्या है, वेटिंग मशीन आ गई है, तराजू सबके घर में आ गया है। ठीक है, तो वहां से जो है चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों जो चीजें हैं, अगर मैं इनके बारे में बात करूं, क्या होगा, सबसे पहली चीज की ये, जिसके लिए आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है यूजर। आपने कहा ये इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा मेथड है, अब जो यूजर है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने कहा नहीं नहीं ये तो पुराना मेथड है, मैं तो इसे नहीं मानूंगा, तराजू ला मैं तो उसे मानूंगा।
ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ मेजरमेंट के लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट और मेथड होना जरूरी है, बट ये भी तो जरूरी है कि क्या ये एक्सेप्ट बाय यूजर है कि नहीं है, क्या ये आपको स्वीकार्य है या नहीं है, क्या आपको स्वीकार्य है या नहीं। ठीक है, तो ये भी तो मेरा क्या है, ये भी तो जो है मेरा मेजरमेंट के लिए एक जरूरी आवश्यकता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे, कई सारे मेथड होंगे, तो देखेंगे एक्सेप्ट बाय यूजर हैं कि नहीं है। ठीक है, अभी हम केवल और केवल इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब अगला इंस्ट्रूमेंट आपने कह दिया। ठीक है, आपने कहा आपको मेजरिंग करने के लिए, रिक्वायरमेंट ऑफ मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। क्या अकेला इंस्ट्रूमेंट सफिशिएंट है? आपने कहा आपको वजन नापना है, तो वजन नापने के लिए, वेट करने के लिए आपको क्या तराजू सफिशिएंट है? मेथड भी चलो आपके पास आ गया, बताइए। मैंने कहा आपको वेट नापना है, वेट नापने के लिए हमने आपको इंस्ट्रूमेंट भी दे दिया, हमने आपको मेथड भी दे दिया। क्या ये दोनों कंडीशन सफिशिएंट हैं आपको मेजरमेंट करने के लिए? अभी भी यस या नो में आप लोग जवाब दीजिए। मैंने कहा आपको मैंने इंस्ट्रूमेंट भी दे दिया, आपको मैंने मेथड भी बता दिया, अब मैंने आपको कहा कि भाई आपको मेजर करना है, आपको कुछ वजन नापना था, उस वजन नापने के लिए मैंने आपको तराजू भी दे दिया, मैंने आपको मेथड भी बता दिया। क्या आप मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो नहीं कर सकते हो, तो अभी आपको क्या और चीज चाहिए? अभी आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कैपेसिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, भी तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंस्ट्रूमेंट आपको दे दिया, मैंने मेथड भी आपको बता दिया, अब कैपेसिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी तो इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, कैपेसिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप चले गए वो छोटा वाला दुकानदार के पास और एक बोरी लेके चले गए कि भाई साहब इसे तोल दो, तो तोल पाएगा? नहीं तोल पाएगा। क्यों? उस इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी वो है ही नहीं। वो तोल सकता है 5 किलो या 6 किलो या 10 किलो। आप लेके चले गए एक बोरी उसके पास, आपने कहा लो भाई साहब इसे तोलो, वो कहेगा मैं तो तोल ही नहीं सकता इसे, क्योंकि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके पास इंस्ट्रूमेंट भी है, मेथड भी है, मगर क्या हो गया है, कैपेसिटी की वजह से वो गच्चा खा गया। ठीक है, तो हमारे लिए ये चीजें जो है रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए अब मेथड हो गया, प्री डिफाइन। अब क्या चाहिए आपको? इसके अलावा आपको एक प्री डिफाइंड इंस्ट्रूमेंट भी मिल गया, मेथड भी मिल गया, कैपेसिटी भी हो गई। अब क्या चाहिए आपको? मैंने कहा आपको जो है कुछ चीज मेजर करना है, कुछ वेट मेजर करना है, तो जिससे कंपैरिजन करना है वो स्टैंडर्ड भी तो आपको चाहिए, मतलब बट्टे भी तो आपके पास होने चाहिए, तभी तो आप वेट नाप पाओगे। तो आपको क्या चीज इंपॉर्टेंट है? प्री डिफाइन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे मेजरमेंट के लिए मुझे जरूरत है। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए मेरे पास, दूसरा क्या होना चाहिए, उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे उसे चलाना है उसके लिए मेरे पास कोई मेथड होना चाहिए, और ये दोनों की दोनों चीजों को क्या, जिसके लिए आप मेजरमेंट कर रहे हो, जो आपका कंज्यूमर है उसको स्वीकार्य है या नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कैपेसिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो आपका इंस्ट्रूमेंट उस कैपेसिटी का है कि नहीं है। करंट आपको नापनी है, करंट आ रही है आपकी मेगा ओम में, और आप कह रहे हैं मैं तो अमीटर से नापूंगा, तो नाप पाओगे? नहीं नाप पाओगे। करंट, मैंने कहा करंट आ रही है आपकी मेगा एम्पियर में, और आप एक अमीटर लेके आ गए हो जिसकी रेटिंग है 1 से 5 मिली ओम, तो नाप पाओगे? नहीं नाप पाएंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट है? कैपेसिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी मेरा इंपॉर्टेंट है। प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड, जिससे आपको कंपैरिजन करना है, जिसके बेस पे आपको बताना है कि आपने ये मेजरमेंट किया है वो सही है या गलत है। कंपैरिजन जिससे करोगे, मेजरमेंट क्या कंपैरिजन है प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से अननोन क्वांटिटी का, तो हमारे पास वो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड भी हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये सब चीजें भी अगर हो गई,
ठीक है। अगला आप कह रहे हैं, अगला मैंने कहा उसकी यूनिट का भी मुझे आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये चीजें भी अगर हो गई हैं तब भी क्या आपका मेजरमेंट हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट भी मैंने आपको दे दिया, मेथड भी मैंने आपको बता दिया, कैपेसिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी मैंने आपको बता दी, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड भी मैंने बता दिया, यूनिट भी मैंने आपको बता दी। क्या ये सब चीजें के अलावा अभी मेरा मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है या नहीं हुई है? आप थोड़ा सोचिए, बताइए। ठीक है, यूनिट के लिए कह सकते हैं कि सुटेबल यूनिट। ठीक है, सुटेबल यूनिट, सुटेबल यूनिट का चयन। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा कुछ और चीज बचती है कि नहीं बचती है? इसके अलावा कुछ चीज बच नहीं, मेजरमेंट तो मुझे मेजरिंग क्वांटिटी चाहिए ही चाहिए, वो तो अलग बात हो गई। मेजरमेंट के लिए मुझे क्या जरूरत है? मेजरिंग क्वांटिटी होगी तभी तो हम ये सब चीज कर रहे हैं। अगर मेजरिंग क्वांटिटी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट के अलावा इंस्ट्रूमेंट हो गया, मेथड हो गया, कैपेसिटी हो गई, आपका प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड हो गया, यूनिट हो गई है, सुटेबल यूनिट आपने चयन कर दी। अब क्या आपके मेजरमेंट के लिए कुछ और चीज की भी आवश्यकता है, या आप कहेंगे कि हमारा तो काम हो जाएगा जिस इतने में? इसके अलावा आपको क्या अभी किसी और चीज की जरूरत है? एरर तो हम बाद में देखेंगे, एरर तो पहले तो हम बात कर रहे हैं मेरे को मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए। एरर तो देखेंगे बाद में। एरर तो हम देखेंगे यार, दिया हमने 4 किलो था, तोल के तो ये 3 किलो 800 ग्राम निकला, वो तो हम बाद में देखेंगे। उसके लिए पहले मेजरमेंट तो परफॉर्म कर लें। जब हम मेजरमेंट परफॉर्म कर लेंगे तब होगा। संजीव कुमार कह रहे हैं एक्यूरेसी, थोड़ा थोड़ा सा करीब जा रहे हैं, बताइए थोड़ा थोड़ा सा करीब आप लोग जा रहे हैं। मेजरमेंट के लिए ये सब चीजें तो चाहिए चाहिए, साथ में क्या चाहिए? साथ में आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, आपने ये सब चीज कर दिया, मगर आपका कैलिब्रेशन ही नहीं है अगर इंस्ट्रूमेंट का, तो आप कर सकते हैं, आप कर लीजिए सारी की सारी चीजें, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो गलत मिलेगा। तो क्या मेरा लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा आता है, क्या मेरा वो पॉइंट आता है, इंस्ट्रूमेंट शुड बी कैलिब्रेटेड। जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, क्या मैं कह रहा हूं? इंस्ट्रूमेंट शुड बी, मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट शुड बी कैलिब्रेटेड। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का जो है मेरा क्या होना चाहिए? उसका जो है मेरा कैलिब्रेटेड होना चाहिए, बोले तो उसका कैलिब्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे लिए 6 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं जो मेरे लिए मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्या होता है अब? आप बात आती है, ये हो गई है मेरी ये चीजें जो मुझे जरूरत है। अब बात आती है कैलिब्रेशन होता क्या है। ये कैलिब्रेशन क्या होता है, अगला चीज जो मेरे को यहां से निकल के आ रही है वो है मेरे लिए ये कैलिब्रेशन होता क्या है। ठीक है, ये कैलिब्रेशन होता क्या है। अगली चीज जो मेरे लिए निकल के आ रही है, यहां से मैंने क्वांटिटीज देख ली। अब ये कैलिब्रेशन क्या होता है? आप कहते हैं ना, आप कहते हैं, जैसे आप देखते हैं कि जो ये तराजू वाले होते हैं, इनकी हर साल में एक मोहर लगती है। खाद्य विभाग एक मोहर लगवाता है कि आपका जो बट्टा है ये 1 किलो का है या नहीं है। पता चला समय के साथ होते होते आपका जो है बट्टा घिसता चला गया, आपको लग 1 किलो रहा है, दिख वो 1 किलो की तरह रहा है, मगर जो एक्चुअल में जो उसका जो वेट आ रहा है, वो वेट कितना आ रहा है? वो 980 ग्राम आ रहा है। ठीक है, उसका वेट कितना आ रहा है? उसका वेट आ रहा है 980 ग्राम। ठीक है, तो क्या ये क्या चीज है? कैलिब्रेशन का मतलब क्या चीज है? कैलिब्रेशन का मतलब मेरा है कंपैरिजन। क्या कर रहा हूं मैं? नोन सेट ऑफ मेजरमेंट का मैं कंपैरिजन करता हूं। ठीक है, कैलिब्रेशन का मतलब मुझे पता है मैंने यहां पर 1 किलो का बट्टा लाया और मुझे मेरे पास कोई प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है, तो उन दोनों का जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो उसे मैं क्या कहूंगा? उसे मैं कहूंगा मेरा कैलिब्रेशन। क्या है कैलिब्रेशन? कैलिब्रेशन इज नथिंग। कैलिब्रेशन क्या है? कैलिब्रेशन कुछ भी नहीं है, कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन
नोन सेट। ठीक है, क्योंकि कैलिब्रेशन में क्या करना है आपको, कैलिब्रेशन में आपको देखना है जो आपका जो क्या करता, जो आपका वेट है वो वेट एक्चुअल में आप कह रहे हैं ये 1 किलो है, नोन है आपके लिए नोन था, बट ये असल में एक्चुअल में 1 किलो है या नहीं है, ये चीज क्या करूंगा मैं, ये चीज जो मेरा होगा कंपैरिजन बिटवीन नोन सेट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ये क्या है मेरा नोन सेट, दोनों के दोनों नोन होंगे। अब मैंने कहा कि मुझे जो है मेरा ये 1 केजी का वेट है, ये 1 केजी का वेट मुझे कैलिब्रेटेड करना है कि ये कैलिब्रेटेड है कि नहीं है। क्या करूंगा मैं, ये भी मेरे लिए नोन है, यहां पर भी मेरे पास क्या रहेगा, यहां पर भी मेरे पास एक नोन वेट रहेगा, तो मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा, यही तो कह रहा हूं मैं, कंपैरिजन बिटवीन नोन सेट ऑफ मेजरमेंट। जबकि मेरा मेजरमेंट क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन अननोन सेट ऑफ। कंपैरिजन क्या करते हैं आप, मेजरमेंट में आप जो है अननोन क्वांटिटी का, जिस क्वांटिटी के बारे में आप नहीं जानते हैं उसका नोन क्वांटिटी से कंपैरिजन करते हैं। मगर कैलिब्रेशन में क्या है, कैलिब्रेशन में आप जिस क्वांटिटी को कैलिब्रेट करना चाह रहे हैं इसके बारे में भी आप जानते हैं, ये आपका 1 केजी का वेट है, आपको चेक करना है कि 1 केजी है या नहीं है, तो इसके बारे में आपको पता है आपका 1 केजी है, तो यहां पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन नोन सेट ऑफ मेजरमेंट। ये मेरा कैलिब्रेशन हो गया। और मेरा मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट मेरा कंपैरिजन है अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि कैलिब्रेशन क्या होता है मेरा, कैलिब्रेशन मेरा कंपैरिजन है किस किस के बीच, नोन सेट ऑफ मेजरमेंट, दोनों के दोनों सेट्स को मैं जानता हूं, दोनों के बीच जो है मैं क्या कर रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई है। अभी हमने जाना हमारा जो है मेजरमेंट क्या होता है। दूसरी चीज हमने जानी कि हमारा जो है मेजरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये चीज मैंने जानी पर्टिकुलर। अब मुझे अगला जो पॉइंट मेरा है, अगला मेरा जो पॉइंट है, रीजन फॉर मेजरमेंट, कारण क्या है मेरा मेजरमेंट करने का। ठीक है, कारण क्या है मेरा मेजरमेंट करने का। अगला जो मेरा वो था, मेरा कारण क्या है मेजरमेंट करने का। खासकर अब मैं बात कर रहा हूं मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैं जो मेजरमेंट कर रहा हूं, ये मेजरमेंट करने का कारण क्या है बताइए। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मेरा रीजन क्या है मेजरमेंट करने का, अब ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको ना इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्यों मैं मेजरमेंट करता हूं। यहां पर देखिए, एरर फ्री एरर फ्री एरर फ्री। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। मैंने कहा, ठीक है, देखिए रीजन फॉर दी मेजरमेंट, इसको ना इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मैंने कहा आपको भाई साहब एक ट्रांसफॉर्मर बनाना है, ट्रांसफॉर्मर बनाना है कैसा, मैंने कहा आपको एक ट्रांसफॉर्मर बनाना है 11 केवी बाई 33 केवी। ठीक है, एक मुझे ट्रांसफॉर्मर बनाना है 11 केवी बाई 33 केवी। तो कैसे करूंगा मैंने कहा कैसे करूंगा, मैं कोई कोर लूंगा, कोर पे मैं यहां पर जो है N1 नंबर ऑफ टर्न्स दूंगा। ठीक है, और यहां पर जो है मैं क्या दूंगा, मैं यहां पर जो है N2 नंबर ऑफ टर्न्स दूंगा। यही तो करूंगा मैं। जब मुझे कहा गया कि भाई साहब एक ट्रांसफॉर्मर बनाइए 11 बाई 33 केवी का, तो मैंने क्या किया, कोई कोर ली, यहाँ पे N1 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यहाँ पर N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आपने 11 केवी अप्लाई करा, यहां पर आपने 11 केवी अप्लाई करा और आप गए सेकेंडरी साइड नापने, तो गलती से हुआ क्या, आपको जो मिला वो मिला 32.8 केवी। या हो सकता है कमी क्यों मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकता है। मैंने कहा 33 पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 33.2 केवी मिल जाए।
और ऐसा भी हो सकता है अगर आप एक बहुत अच्छे डिजाइनर हो तो आपने 11 केबी दिया और आपको यहां पर जो है 33 केबी मिल गया। तीनों केसेस मैंने यहां पे दिखा दिए। तो देखिए इसका फायदा क्या है, क्यों मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, मैं मेजरमेंट करता हूं अपनी करेक्टनेस को चेक करने के लिए जो मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, टू करेक्टनेस दी परफॉर्म। ठीक है, इस चीज के लिए मैंने चेक करने के लिए ये कंस्ट्रक्शन जो मेरा सही है या नहीं है, इसके लिए जो मैं क्या करता हूं, इसलिए जो है मैं मेजरमेंट परफॉर्म करता हूं। क्या करने के लिए, टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ, ठीक है, चेक दी करेक्टनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बोलूंगा, डिवाइस में कहूंगा। यहां पे कोई भी मैंने डिवाइस बनाई, वो डिवाइस जो है मेरी करेक्ट है या नहीं है, उस चीज को चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं, उस चीज को चेक करने के लिए जो है मैं आपका मेजरमेंट करता हूं। ठीक है, चलिए पहली चीज तो ये हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट करके अगर आपको क्या मिल गया, अगर आपको ये दोनों मिल गए तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है इसमें क्या कर सकते हो बताइए जरा, थोड़ा सोचिए। अगर आपको ये मिल गया तो परफेक्ट हो गया, करेक्टनेस ऑफ द डिवाइस हो गई। ठीक है, अगर करेक्टनेस ऑफ द डिवाइस नहीं हुई, नहीं आया 33 केबी, फिर क्या करते आप, तो फिर आपको एटलीस्ट इतना तो आइडिया हो गया कि आप 11 केबी जब दे रहे हो तो उस समय पे आपको 32.8 केबी मिल रहा है, या 11 केबी दे रहे हो तो 32.8 केबी मिल रहा है। तो क्या कर दोगे आप, अगर आप यहां 10 केबी दोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये चीज भी आप बता सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके बाद हमारा, हम करेक्शन भी तो कर सकते हैं, हम जो है डिजाइन में करेक्शन भी तो कर सकते हैं। हमने कहा यहां पर ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है, मतलब होता क्या है आपका 11/n1 इज इक्वल टू 33/n2, यही रहा होगा। वोल्टेज पर टर्न शुड भी सेम होता है, यहां से ये चीज रहा होगा। तो आपको तुरंत पता चल गया कि अगर आपको कम वोल्टेज मिल रहा है तो मतलब आपको नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करनी है। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आपको पता चला आपको वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या करनी है, इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको N2 को इंक्रीज करना है और इस केस में आपको N2 को क्या करना है, डिक्रीज करना है। ये आपको पता चल जा रहा है यहां से। जैसे आपने मेजरमेंट करा, मेजरमेंट करते ही साथ सबसे पहली चीज तो आपने देखा अगर 33 केबी आ गया तो आपकी डिवाइस करेक्ट हो गई। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया, ये तो आइडियल केस हो गया, हालांकि हर केस में ऐसा होगा नहीं। तो आपने डिवाइस की करेक्टनेस चेक करी, पहले केस में आपकी हो गई। दूसरे केस में क्या हो गया, दूसरे केस में आपको जो है क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको मेजरमेंट आता होगा, अगर आपको मेजरमेंट आता होगा तो क्या हो जाएगा, इससे आप करेक्शन कैन बी डन इन डिजाइन। आप क्या कर सकते हैं, आप जो है डिजाइन में करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप तो पहले तो करेक्टनेस हो जाएगी, दूसरा क्या कर सकते हैं, आप करेक्शन कर सकते हैं इन डिजाइनिंग में, करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन कैन बी डन इन डिजाइन फॉर मेजरमेंट, फॉर परफॉर्मिंग ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है हमारी, इसलिए हमें जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, चलो अब अगला चीज आती है हमारी, ये इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है। ठीक है,
इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। अब हमने जान लिया, ये सब तो जान लिया, हमारा जो है मेजरमेंट ये होता है, मेजरमेंट का जरूरत ये होती है। अब हमारे पास इस सब चीज को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, मेजरमेंट के लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो अब बताइए ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पहला सवाल। अब यहां से हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग धीरे धीरे जो है शुरू हो रही है। सबसे पहली चीज ये मेरे को बताना है कि ये इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। ठीक है, क्या होता है बताइए, इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। इंस्ट्रूमेंट होता है, यहां पर आया एक कि ये एक मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, ये आया है हमारा कि ये मेजरिंग डिवाइस है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा जो है एक मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, क्या है, देखो इंस्ट्रूमेंट आपका कुछ नहीं है, क्या होता है, जो किसी अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को नापता है और हमें डिस्प्ले कर देता है, वही तो हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया। क्या इंस्ट्रूमेंट हमारा ऐसी डिवाइस है जो अननोन क्वांटिटी को नापता है और हमें बता देता है, डिस्प्ले भी तो करता है साथ में। मेजरिंग डिवाइस है, मेजर कर रहा है, लेकिन साथ साथ में डिस्प्ले भी तो करना चाहिए। मेजर तो बहुत सारी चीज करते हैं, डिस्प्ले तो नहीं कर पाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट हमारा कुछ भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग। इंस्ट्रूमेंट हमारी कोई डिवाइस है जो क्या करता है, मेरा अननोन क्वांटिटी को मेजर करता है और साथ ही साथ क्या कर देता है, साथ ही साथ उसे जो है एक सुटेबल यूनिट में डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, क्या चीज आया मेरा जो आया इंस्ट्रूमेंट मेरा क्या है, इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट ए डिवाइस which determine value of unknown quantity and display it with suitable unit। ठीक है, तो क्या है मेरा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऐसी डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट ऐसी डिवाइस है जो अननोन क्वांटिटी, जो अननोन क्वांटिटी को मेजर करके उसे सुटेबल यूनिट में क्या कर देता है, उसे सुटेबल यूनिट में डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिट में डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो मेरा किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या करता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए मेरा क्या है, अननोन क्वांटिटी को मेजर करना भी है, मेजर करने के बाद उसे सुटेबल यूनिट में अगर वो डिस्प्ले कर पाता है तभी वो जो है मेरा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अदरवाइज ऐसे इंस्ट्रूमेंट का मैंने कुछ नहीं करना। क्या करना मैंने इंस्ट्रूमेंट का, आपने कोई लेंथ अगर मेजर कर ली और आप मुझे बता ही नहीं पा रहे हो, डिस्प्ले ही नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने क्या करना है ऐसे मेजरमेंट का, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्या चीज समझ में आई मुझे, मेरे लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले इज इंपॉर्टेंट। मेरे लिए क्या है, डिस्प्ले इज इंपॉर्टेंट। ये डिस्प्ले जो है मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस अगर मैं कहूंगा तो क्या कहूंगा, मेरा इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी डिवाइस है जो अननोन क्वांटिटी को मेजर करता है और उसे जो है एक सुटेबल यूनिट में। अब आपने करंट नापी, बोले करंट 10 आ गई, अब 10 मेगा ओम आई है, मिली ओम आई है, या किसमें, सॉरी करंट किसमें आएगी, एम्पेयर में आएगी, मेगा एम्पेयर आई है या मिली एम्पेयर आई है या एम्पेयर में आई है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट मुझे ऐसा नहीं बता पा रहा है तो कोई फायदा नहीं फिर मेरे ऐसे इंस्ट्रूमेंट का। तो क्या है, सुटेबल यूनिट में वो डिस्प्ले करे, यही जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं,
मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पर जो है एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं मेरे इंस्ट्रूमेंट का, यहां पर मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया मेरे इंस्ट्रूमेंट का, यहां पर क्या होगा, यहां पर आप कहोगे ये मेरी अननोन क्वांटिटी है, ये मेरी अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर क्या मिलेगा आपको, मेजरमेंट में आपने दिया तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, कुछ डिस्प्ले मिलेगा, यही तो होगा। आपने कोई अननोन क्वांटिटी डाली, आपने कोई करंट इंस्ट्रूमेंट में दी, तो ये आपको आउटपुट में बताएगा कितना है, तो आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में मेरा डिस्प्ले आएगा। अब ये डिस्प्ले आपका कितने तरह का हो सकता है जरा बताइए। ये डिस्प्ले मेरा दो तरह का हो सकता है, या तो क्या हो, या तो एनालॉग हो, एनालॉग मतलब आपका डिस्प्ले बाय द पॉइंटर, या तो क्या हो, एनालॉग का मतलब क्या है, ये जो डिस्प्ले हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है मेरा डिस्प्ले बाय पॉइंटर, ठीक है। अगर मेरा पॉइंटर से दिखा रहा है या मेरा निडल से दिखा रहा है तो मेरा एनालॉग हो गया है, ठीक है। अगला जो मेरा हो गया है दूसरा हो सकता है मेरा, जिसे मैं कह रहा हूं डिजिटल। डिजिटल क्या हुआ, डिजिटल क्या हुआ, डिजिटल में मेरा हो गया है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, आप लोगों ने पढ़ा होगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है। मतलब अगर आपको ये पॉइंटर की फॉर्म में दिखा रहा है तो आपका हो गया एनालॉग इक्विपमेंट, और अगर आपको जो है ये डिजिटल फॉर्म में दिखा रहा है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले की फॉर्म में दिखा रहा है तो आपका हो गया डिजिटल। ये 7 सेगमेंट क्या होता है पता है ना, नंबर की फॉर्म में दिखाता है, ऐसा ये 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 ऐसा रहता है। घड़ी भी आप देखोगे डिजिटल वॉच तो ऐसी रहती है। ये कितने सेगमेंट्स इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 ही सेगमेंट है इसमें, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब इसमें 1 कैसा दिखाता है, इसमें आपका 1 का मतलब होगा ऐसे ऐसे। 2 कैसे दिखाता है, 2 आपका दिखाता है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। आप देखोगे इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले से आप सब चीजें बना सकते हो। आप 1 0 से लेकर आप 10 तक लिख सकते हो, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 3 कैसे दिखाता है इसमें, इसमें 3 दिखाता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। 4 कैसे दिखाता है, 5 कैसे दिखाता है, 6 कैसे दिखाता है, ठीक है। 7 8 आप सब निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है। हाँ, बाइक का मीटर क्या होता है, पहले बाइक के जो स्पीड वाले मीटर होते थे जहां पे पॉइंटर से आप दिखाते थे वो कौन से होते थे, वो आपके एनालॉग होते थे। मगर अब एडवांस वर्जन आ चुका है। अभी भी एक्टिवा में देखोगे, पुरानी एक्टिवा जो है 4G तक जो है, 4G तक जो डिस्प्ले है वो एनालॉग है। उसके बाद क्या हो गया, स्पीड अगर आपको नंबर की फॉर्म में दिखाई दे रही है, अगर क्या है स्पीड आपको नंबर की फॉर्म में दिखाई दे रही है तो डिजिटल है, अगर पॉइंटर की फॉर्म में दिखाई दे रही है तो एनालॉग है। तो आप देख सकते हैं बाइक का मीटर, आप बाइक का मीटर या कार का मीटर कुछ भी देख सकते हैं। अगर वो पॉइंटर की फॉर्म में दिखा रहा है तो हमारा वो क्या है, एनालॉग है। अगर वो डिजिट की फॉर्म में दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, वो हमारा जो है क्या है, वो हमारा जो है डिजिटल है, ठीक है। तो ये हो गया है मेरा इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा जो है कंपैरिजन कर लेंगे किसके बारे में, हमारा एनालॉग इक्विपमेंट और डिजिटल के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। किलोमीटर वाला क्या है बताइए, किलोमीटर वाले के बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। वो हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट ही होता है, वो हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट ही होता है। बट अगर आप उसे कहेंगे तो उसे आप भी एनालॉग कहेंगे। क्यों एनालॉग कहेंगे, उसमें लीनियर स्केल होता है। क्यों उसे आप एनालॉग कहेंगे, किलोमीटर वाले को जो शिफ्ट होती हैं उसमें, किलोमीटर वाले को 2 तरह के किलोमीटर वाले होते हैं। एक तो आपको डिजिट की फॉर्म में, डिस्प्ले की फॉर्म में दिखाई देता है, जब आप सप्लाई ऑफ कर देते हैं तो बंद हो जाता है। अभी हम देखेंगे उसके एडवांटेज में। जैसे आप सप्लाई ऑफ कर देंगे तो वो किलोमीटर दिखना बंद हो जाएगा। एनालॉग वाले में क्या होता है, उसमें दिखता है, उसमें जिसमें नंबर होंगे वो क्या होगा, कई बार ऐसा होता है ना 3
कैसे होता है, आपका जो मीटर है वो आपने कहा 3 4 3, यहाँ 1 हुआ, फिर ये 1 घूम के क्या जाता है, 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद क्या होता है, 4 होता है। तो अगर हम पर्टिकुलर इस वाले इंस्ट्रूमेंट को कहें तो ये हमारा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है। क्यों ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद 2 आ रहा है, जबकि 1 से और 2 के बीच में भी तो कुछ चीजें हैं। ये क्या करता है, इसकी रेंज रहती है, इस हर 100 मीटर में ये फिक्स होता है। 100 मीटर जैसे ही होगा तो 1 का 2 हो जाएगा, 100 मीटर जैसे ही होगा तो हो जाएगा। तो हमारा क्या है, ये हमारा जो है ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है हमारा, हम 100 मीटर 200 मीटर तो हम मेजर कर सकते हैं, मगर उसके बीच में मैंने कहा आपको 150 मीटर मेजर करना है तो 150 मीटर आप मेजर नहीं कर सकते हैं, जबकि आप डिजिटल मीटर से ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम अभी देखेंगे, एडवांटेज करेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज में देखेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा वहां पर आपका कौन सा एनालॉग है और कौन सा आपका जो है डिजिटल है। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आई आपकी। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट मेरा अननोन क्वांटिटी को क्या कर देता है, मेजर करता है और आउटपुट में उसे डिस्प्ले की फॉर्म में देता है, आइदर एनालॉग डिस्प्ले देता है, आइदर आपका डिजिटल डिस्प्ले देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंपैरिजन करें जरा एनालॉग में डिजिटल में। एनालॉग में और यहाँ पर जो है डिजिटल में थोड़ा सा कंपैरिजन करें। हालांकि इस कंपैरिजन को मैं आपको आगे भी कराऊंगा, ठीक है, बट चूंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन गए हैं तो इसलिए कंपैरिजन कराना जो है बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो बताइए सबसे पहला जो आपका एनालॉग और डिजिटल में अगर आप कंपैरिजन करें तो सबसे पहला क्या होगा, इसमें आपका आउटपुट इंडिकेट बाय पॉइंटर, आपका आउटपुट जो है पॉइंटर से इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है, और आपका जो है यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपका क्या होगा, आउटपुट इन डेसिमल नंबर, आपका जो आउटपुट होगा वो आपका किस में आएगा, वो आपका जो है डेसिमल नंबर पे आएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या था, ये अगर हम बात करें ये हमारे जो है पुराने दिनों की बात थी, ओल्ड डेज की बात थी। ये हमारे क्या है आज की डेट में जो है नाउ डेज की अगर हम बात करें तो नाउ डेज में जो है हमारे सारे के सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं सब हमारे जो है डिजिटल यूज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए सस्ता कौन होगा दोनों में से, दोनों में से सस्ता कौन होगा ये बताइए। तो ये मेरा जो है चीप इन कॉस्ट, ये कॉस्ट में सस्ता होगा, ये क्या होगा, ये जो है मेरा हाई इन कॉस्ट होगा। ठीक है, देखिए अब चलिए अगला आप बताइए इनमें से डिजाइन किसका सिंपल होगा, डिजाइन किसका सिंपल होगा, डिजिटल का सिंपल होगा या एनालॉग का सिंपल होगा बताइए। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी डिजाइन की या इसकी तो ये बड़ा सिंपल होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, ये जो है मेरा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ये तो अगर मैंने बात करी डिजाइन की बात में। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है कि जो है पोर्टेबल कौन सा होगा दोनों में से, अच्छा कौन सा है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए अच्छा कौन सा है। अगर मेरे पास डिजिटल है और मेरे पास एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है तो मेरे लिए पोर्टेबल कौन सा होगा बताइए। मेरे पास एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है और मुझे जाना है हिमालय में, और हिमालय में मुझे जो है कुछ चीज मेजर करनी है सपोज, तो कौन सा मेरे लिए अच्छा होगा, पोर्टेबल कौन होगा, ज्यादा आसान कौन होगा, किसे होगा ले जाना। एनालॉग डिजिटल दोनों आंसर आ रहे हैं बताइए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पोर्टेबल की तो पोर्टेबल मेरे लिए होगा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। क्यों पोर्टेबल होगा, क्योंकि इसके लिए मुझे कोई एक्सटर्नल पावर की जरूरत ही नहीं है।
आप चले गए वहां सीआरओ लेके किसी जगह, आपको वहां पे कुछ वेवफॉर्म मेजर करनी है, पर सीआरओ के लिए आपको सप्लाई भी तो देनी पड़ेगी। तो हमारा पोर्टेबल कौन सा है? पोर्टेबल हमारा एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि इसे नो एक्स्ट्रा पावर रिक्वायर्ड, इसे जो है एक्स्ट्रा पावर की जरूरत नहीं होती है। और जबकि हमारे लिए क्या होता है, क्या हो जाएगा हमारे लिए इसके लिए पावर की जरूरत होगी। आप चले गए कुछ चीज मेजर करने के लिए, ठीक है, आपने थर्मामीटर ले लिया, देख लीजिए इसको थर्मामीटर से समझते हैं क्योंकि थर्मामीटर हिमालय पे ले जाना आसान है। आपने एक एनालॉग थर्मामीटर ले गया, एक डिजिटल थर्मामीटर ले गया, अब आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या करोगे? दोनों से कर सकते हो। पर अगर आपका डिजिटल थर्मामीटर का सेल ही खराब हो गया तो कर लोगे? सर पकड़ लोगे, आप नहीं मेजर कर पाओगे। बट इसमें क्या है, इसमें ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो खत्म हो सकती है, क्योंकि ना आपको सेल की जरूरत है, वो तो मरकरी बेस्ड होता है। तो आपका जो है ये पोर्टेबल ज्यादा है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट आपका पोर्टेबल करना आसान है, एक जगह से दूसरी जगह पे आपको यूज करना आसान है। बट आपको क्या है, डिजिटल इक्विपमेंट आपके पोर्टेबल नहीं है, ठीक है। हालांकि ये तो हो गया पावर के बारे में। पावर लॉस किसमें होगा ज्यादा, बताइए? पावर लॉस जो आप चीज मेजर करेंगे, वो पावर लॉस किसमें ज्यादा होगा? इसमें जो है मोर पावर लॉस होगी। किस वाले में? एनालॉग वाले में हमारी क्या होगी? मोर पावर लॉस होगी। और अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें मेरी क्या होगी? लेस पावर लॉस होगी, कम पावर लॉस होगी। कौन सी वाली मैं बात कर रहा हूं? जो हमको मेजर करनी है उसके बारे में बात कर रहा हूं। सपोज मुझे पावर अगर कुछ मेजर करनी पड़ती तो इसमें क्या होंगे? लॉसेस मेरे ज्यादा होंगे, इसमें जो है मेरे लॉसेस ज्यादा होंगे, इसमें पावर नहीं, लेस लॉसेस इसे लिख लीजिए, पावर भी लिख लीजिए, ठीक है। क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं इसमें मेरे लेस लॉसेस होंगे और इसमें जो है मेरे क्या होंगे? इसमें मोर लॉसेस और इसमें जो है मेरे लेस लॉसेस। पावर लॉसेस की बात नहीं, लॉस की जो मैं बात कर रहा हूं। टोटल जो आप मेजर करोगे करंट, अगर आप एनालॉग से मेजर करोगे तो वो दिखाएगा 2.1 एम्पियर, डिजिटल से मेजर करोगे दिखाएगा 2.15 एम्पियर, मतलब एक्यूरेट भी दिखाएगा, ठीक है। तो आपका क्या है, वहां पर पावर लॉस कम है, ठीक है। चलिए अब इसके डिजिटल के क्या क्या एडवांटेज होंगे? एक्यूरेसी होगी डिजिटल में आपको, जो है अगर मैं बात करूं एडवांटेज की, तो डिजिटल में आपको एक्यूरेसी मिलेगी। दूसरा क्या मिलेगा? दूसरा आपको सेंसिटिविटी मिलेगी। डिजिटल में जो आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा वो एक्यूरेसी उसकी सही रहेगी। अगर करंट 2.15 एम्पियर है तो 2.15 एम्पियर ही मेजर करेगा, एक्यूरेसी इसकी रहेगी सही। सेंसिटिविटी मतलब अगर आपके इनपुट में आपने थोड़ा सा भी चेंज किया तो आपके आउटपुट में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज इन इनपुट। क्या आपका सेंसिटिविटी का मतलब होता है, आपने कहा यार उसकी बॉडी बड़ी सेंसिटिव है, आप कहते हैं ना कि उसकी बॉडी बड़ी सेंसिटिव है, मतलब जैसे ही वो ठंड में चला जाता है उसे जुकाम लग जाता है। मतलब अगर आपने कंडीशंस में थोड़ा सा भी चेंज किया तो उसके आउटपुट में चेंज आ जाता है, ठीक है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है सेंसिटिविटी का। एक्यूरेसी तो चलो आप जानते होंगे। सेंसिटिविटी का मतलब होता है स्मॉल, यदि आपने, क्या होता है आपका सेंसिटिविटी? स्मॉल चेंज इन इनपुट, आपके इनपुट में वह सबसे छोटा चेंज दैट रिफ्लेक्ट ऑन आउटपुट, ठीक है। आपके इनपुट में वह छोटा सा चेंज जो आपके आउटपुट में दिखाई देता है, इनपुट में किया गया वह छोटा चेंज जो मेरा आउटपुट में दिखाई देता है, वो मेरी सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। कैसे समझो? यहां पर मैंने कहा यहां से मेरी जो करंट है वो 10.1 एम्पियर है, तो आपने यहां पर मेजर करी, वो आपको 10.1 एम्पियर मिली, ठीक है। अब आपने उस करंट की वैल्यू बढ़ा दी, 10.15 कर दी, तो आपने यहां पर देखा वो आपको 10.15 ही मिली। तो आपने स्मॉल चेंज इन इनपुट,
अगर वो आपका वही स्मॉल चेंज इन इनपुट आपका आउटपुट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है आपका इंस्ट्रूमेंट जो है बड़ा सेंसिटिव है। क्या है आपका इंस्ट्रूमेंट? बड़ा सेंसिटिव है। और इस सेंसिटिविटी की क्या होती है, ये बड़े इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हालांकि ये पढ़ा चुके हैं। सेंसिटिविटी जो आपकी होती है वो होती है 1/फुल स्केल डिफ्लेक्शन, FSD। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जितना फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा, सेंसिटिविटी क्या होगी? सेंसिटिविटी उसकी हो जाती है 1/फुल स्केल डिफ्लेक्शन। उसकी सेंसिटिविटी इतनी वो है। तो सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए? एज लो एज, जितना हमारा सेंसिटिव होगा, जितनी अच्छी सेंसिटिविटी होगी, जितनी लो सेंसिटिविटी की वैल्यू होगी, उतना हमारे लिए एज एन इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, उतना मेरे लिए एज एन इंस्ट्रूमेंट अच्छा है। ताकि जो है मेरे इनपुट में अगर थोड़ा सा भी चेंज हो तो उस थोड़े से भी चेंज को जो है मेरा पकड़ सके। ठीक है, सेंसिटिविटी हो गई है। अब अगर मैं बात करूं रेजोल्यूशन की, किसका रेजोल्यूशन अच्छा होता है? ठीक है, सेंसिटिविटी हो गई है। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन किसका अच्छा होगा? ठीक है, रेजोल्यूशन किसका अच्छा होगा? रेजोल्यूशन अगर मैं बात करूं तो रेजोल्यूशन ये दिखाएगा 1/100। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसका तो इसका लगभग रहेगा 1/, यहां पर हो सकता है 1000 हो सकता है, या आपका हो सकता है 10,000। ठीक है, तो जैसे कैसे रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपका वो कितना लोएस्ट काउंट तक वो मेजर कर पा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर आपका कोई, मैंने कहा ये मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये मेरा कोई अमीटर है। ठीक है, चलिए यहां पर आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन का ही बता देते हैं। ये 0 1 2 3 5 6 7। ठीक है, ये जो है मेरा यहाँ पर मैंने कोई, ये इंस्ट्रूमेंट का मैंने कोई स्केल बना दिया, ये मेरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। तो इस इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहली चीज, ये मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट यहां पर है, तो आप देखिए यहां पर ये कोई पॉइंटर होगा, ऐसे मैंने कहा ये कोई मेरा पॉइंटर होगा, इसे मैं क्या कह रहा हूं? ये पॉइंटर हो गया। तो आप देखिए यहां पर जो मैं करंट मेजर कर सकता हूं, यहां पर देखिए 4 और 5 के बीच अगर आप देखें, ठीक है, इसको थोड़ा सा 4 और 5 के बीच का देखें, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, इसके बीच मेरे कितने ब्लॉक हैं? 1 2 3 4 ब्लॉक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 4 ब्लॉक है, मतलब कितने कितने के होंगे? 5 ब्लॉक अगर हैं तो ये हो गया आपका 0.2 0.4 0.6 0.8। तो आप यहां से इस मीटर पे अगर आप देखें तो अगर आपको कुछ करंट मेजर करनी हो तो आप उसे कितने कर सकते हैं? आप उसे 2.2 एम्पियर आएगा आपका आंसर, या आपका आएगा 2.4 एम्पियर, या आपका 2.6 एम्पियर। ठीक है, तो अगर मैंने करंट आपको दे दी कि आपको क्या करना है, आपको जो करंट मेजर करनी है वो करंट थी 2.3 एम्पियर रियल में। करंट कितनी थी? करंट जो थी मेरी वो रियल में थी 2.3 एम्पियर, मगर मेरे इस इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन ही उतना नहीं है। मेरे इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन कितना है? पॉइंट के बाद 0.2 का रेजोल्यूशन इसका दिख रहा ना। 0.2 वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जिसे मैं नाप सकता हूं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, क्या रेजोल्यूशन का मतलब होता है? स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, सबसे छोटी क्वांटिटी जिसे मैं मेजर कर सकता हूं, उसे बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जिसे मैं नाप सकता हूं, उसे क्या कहते हैं? जिसे मैं नाप सकता हूं
उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेजोल्यूशन, उसे क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। ठीक है, 10 भी ना हो तो एक रेंज में यहां पर केवल बता रहा हूं, पर्टिकुलर इस केस में तो क्या आ जा रहा है, इस केस में रेजोल्यूशन कितना आ जा रहा है, इस केस में रेजोल्यूशन आ जा रहा है 1/5। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस केस में, तो इस केस में पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में जो रेजोल्यूशन मेरा आ रहा है, इस केस में मेरा रेजोल्यूशन कितना आ रहा है, 1/5। इस केस में जो मेरा रेजोल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 1/5। ठीक है, 5 का, ठीक है, 1 का 5 पार्ट। ठीक है, 1/100 यहां पर आ रहा है 1/5। ठीक है, चलिए, तो यहां से आप ऐसे मेजर कर सकते हैं। जबकि यहां आप देखोगे, यहां आपकी करंट अगर होगी 2.314 एम्पीयर अगर करंट है, अगर मैं बात करूं ये एक्चुअल में करंट थी, यहां पर आपको कितनी दिखाती, यहां पर वो या तो मुझे दिखाती 2.2 दिखाती या 2.4 दिखाती, इन दोनों में से दिखाती। ठीक है, और यहां पर आपको वो एग्जैक्ट दिखाती दशमलव के 3 भाग तक भी आगे, दशमलव के 3 भाग तक भी ये मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो क्या है इसकी क्या है, इसका रेजोल्यूशन बड़ा अच्छा होता है डिजिटल का। एनालॉग का क्या होता है, एनालॉग का मेरा इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं होता है। ठीक है, एनालॉग में क्या है, मेरा रेजोल्यूशन कम हो जाता है, डिजिटल में मेरा रेजोल्यूशन अच्छा हो जाता है। अब आपको क्या कहोगे, इससे जो है आप कह सकते हो कि आपका जो है क्या है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट अच्छा है। ठीक है, रेजोल्यूशन जिसे क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन को कई बार बोलते हैं अल्पतमाप, मिनिमम काउंट। ठीक है, मिनिमम काउंट कितना मेजर कर सकता है वो इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, हाँ, कैलकुलेटर का तो बहुत ज्यादा होता है, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि मैंने यहां पर तो केवल इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो हमारा जो है ये मैंने केवल एक रेंज बताई कि आपका 1 पार्ट का जो है 100 तक ये दिखा सकता है, मगर 1000 हो, 10,000 हो, ये सब का सब आपका किसमें पॉसिबल है, ये सारा का सारा जो मेरा पॉसिबल है, मेरा जो है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में ये पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब देखिए एरर किसमें ज्यादा होगी, अब देखिए एरर किसमें ज्यादा होगी, अगर आप मेजरमेंट करोगे तो आपका एरर डिजिटल में ज्यादा होगी या एनालॉग में ज्यादा होगी। ठीक है, क्या हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ पर जो है मेरी मोर एरर होगी और यहाँ पर क्या होगी, मेरी लेस एरर होगी। ठीक है, क्या होगी मेरी, यहाँ पर जो है मेरी लेस एरर होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पैरेलैक्स हम बोलते हैं ना, 10th में पढ़ते हैं। आप एक पेन रख लीजिए आगे, पहले एक आंख से देखिए तो ऐसे दिखाई देगी, और दूसरी आंख से देखिए तो आपको लगेगा आपकी पेन जो है शिफ्ट हो गई है, जबकि एक्चुअल में शिफ्ट नहीं हुई है। मतलब आपका एरर जो चांसेस हैं वो मोर एरर आपकी कहां हो सकती है, वो मोर एरर जो है मेरी एनालॉग में हो सकती है। क्योंकि क्या करना है आपको, आपको तो पॉइंटर को देखना है, पॉइंटर को देखने में आपको अलग अलग हो सकता है। अगर आप देखो ना, आप इस एक्सपेरिमेंट को करिए, एक पेन अपने स्ट्रेट सामने लीजिए, एक आंख बंद करिए, आपको कैसे दिखाई देगी, अब दूसरी आंख बंद करिए तो आपको दिखाई देगी कि आपकी पेंसिल कहीं शिफ्ट हो गई है, जबकि शिफ्ट नहीं हुई है। क्या हुआ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखने का तरीका चेंज हो गया है। आपने इस आंख से देखा तो आपको ये दूर दिखाई देगी, आपने इस आंख से देखा तो आपको ये पास दिखाई देगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर आपका देखने का तरीका जो है, इस कारण जो है हमारा एरर। तो ऐसा ही हमारे साथ रीडिंग में भी हो सकता है, गलती से किसी ने एक आंख से देखा तो अलग रीडिंग लिखेगा, गलती से किसी ने दूसरी आंख से देखा तो अलग रीडिंग लिखेगा, और गलती से किसी ने ऐसे आगे से देखा अलग रीडिंग लिखेगा, ऐसे में देखा अलग रीडिंग लिखेगा। तो ये जो है एरर हमारी क्या हो सकती है, एनालॉग में ऐसी आ सकती है। डिजिटल में रीडिंग आ गई, अब एक आंख से देखो चाहे दो आंख से देखो, चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो, रीडिंग वही रहेगी। अब रीडिंग थोड़े ना चेंज होने वाली है, 2.314 है तो वो 2.314 ही रहेगा। ठीक है, तो ये है। जैसे यहां पर मैंने मीटर बनाया तो कोई इसकी रीडिंग कितनी बताएगा, कोई कहेगा सर इसकी रीडिंग ना 1 लग रही है, कोई कहेगा नहीं इसकी रीडिंग ना इसके लिए। अगर मैं कहूं तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर इसके लिए आप देखोगे, कोई कहेगा इसकी रीडिंग 0.9 है, कोई कहेगा सर इसकी रीडिंग 1 है, कोई कहेगा सर इसकी रीडिंग 1.1 है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारी एरर ज्यादा आ जा रही है क्योंकि रीडिंग के कारण आ रही है, लॉसेस ज्यादा इसके अंदर है। मोर एरर आने के कारण क्या है, पहला कारण है हमारा रीडिंग, जो हमने रीडिंग लिखी है वो गलत लिख दी।
दूसरा कारण क्या है हमारा, दूसरा कारण हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है लॉस ज्यादा है। अगर मेरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर लॉस ज्यादा है तो फिर क्या होगा, फिर भी मेरा क्या आ जाएगा, फिर भी जो है मेरा क्या आ जाएगा, एरर ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। ये तो मेरा हो गया है मेरा एनालॉग और क्या हो गया है, एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के बीच जो है मैंने यहाँ पर ये कंपैरिजन कर दिया है। ठीक है, चलिए अब बात आती है मेरी ये इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। इंस्ट्रूमेंट को मैंने समझ लिया, अब जो है इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है मेरा, टू परफॉर्म मेजरमेंट। अगर आप छोटे से सीधा कहें तो आप इंस्ट्रूमेंट का काम क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है टू परफॉर्म मेजरमेंट एंड डिस्प्ले। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम जो है इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही कुछ चीजों को देखेंगे, उसके बारे में जो है कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन चीजों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए ये कोई यहां पर ये कोई लोड था, ठीक है, ये कोई लोड था, यहां पर आपने ये ठीक है, ये कोई लोड है, इसके अक्रॉस जो है आपने क्या कर दिया, इसके अक्रॉस जो है आपने कोई वोल्टेज अप्लाई कर दिया है और आपको कहा है कि आपको जो है इस करंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आपको कहा है कि आपको जो है इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू बतानी है। तो देखिए मेजरमेंट सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, मेजरमेंट सब्जेक्ट में हम लोग कैलकुलेशन से बचेंगे, क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, इसको करने के लिए। अगर बात हमारी किसकी होती, बात हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल की होती तो आप ऑपरेशन परफॉर्म करते, निकालते वैल्यू। बट इंस्ट्रूमेंट में क्या हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट में हम लोग जो है मेजर करने के लिए क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो मैंने कहा अरे क्यों, मैं तो करंट मेजर करनी है ना, यहाँ पे मैं तो एमीटर लगाऊंगा। यहाँ पे एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, ये भी मैं आपको धीरे बाद में बताऊंगा जब एमीटर वोल्टमीटर पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए आपको ये पता है करंट मेजर करनी है। करंट क्या होती है, करंट थ्रू दी कंडक्टर जाती है, करंट क्या जाएगी, थ्रू दी कंडक्टर जाएगी। तो उसलिए क्या किया जाता है, इसलिए एमीटर को जो है सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है। और यहां पर जो है मैंने कहा ये जो है मेरा लोड यहां पर है, यहां पर ये मेरा जो है लोड है। ठीक है, तो यहां पर ये मेरा लोड है, यही सेम मेरा वोल्टेज यहां पर है, और यहां पर जो मेरा करंट आएगा उसे मैं कहूंगा ये मेरी करंट की मेजर्ड वैल्यू होगी। यहां पर इस समय पे जो मेरी करंट फ्लो होगी, क्योंकि वो मैं कैसे बताऊंगा, वो करंट मैं बताऊंगा मेरे एमीटर के अक्रॉस जो करंट आई तो वो करंट क्या है, मेरी मेजर्ड करंट है। और यहां पर जो करंट की वैल्यू आएगी इसे मैं बोलूंगा ट्रू। ठीक है, तो क्या आपको यहां से समझ में आया कि मेरी जो है ट्रू वैल्यू का क्या होता है, ट्रू वैल्यू का क्या होता है, ट्रू वैल्यू जो है मेरी सर्किट में कैलकुलेशन से आती है। दिख रहा है आपको यहां से, ट्रू वैल्यू जो है मेरी सर्किट में कैलकुलेशन से आती है। ठीक है, तो आपको ये कोई सर्किट था, यहां पर आपको करंट कैलकुलेट करनी थी, मैंने यहां पर एमीटर लगा दिया, एमीटर लगाने के बाद मैं यहां पे करंट मेजर कर सकता हूं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि मेरा मेजरमेंट करने के लिए जो मेरा इंस्ट्रूमेंट मैंने यहां पे लगाया, ये मेरा सर्किट की किसी भी कंडीशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, पहला पॉइंट मेरा आया इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, डोंट चेंज, मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है डोंट चेंज सर्किट कंडीशन। ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो मेरा जो है सर्किट की कंडीशन को नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है इसकी सर्किट की कंडीशंस ही बदल गई है। तो सबसे पहला जो मेरा इंस्ट्रूमेंट लगाना है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या उसकी होनी चाहिए, ये सबसे पहली मस्ट कंडीशन है कि इंस्ट्रूमेंट जो है मेरा सर्किट की कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप बताइए
कि यहाँ पर क्या इसने सर्किट की कंडीशंस को चेंज किया है कि नहीं किया है। इस सर्किट में मुझे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने यहां पर इंस्ट्रूमेंट लगा के करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करी। तो आप मुझे बताइए कि क्या मेरा यहां पे सर्किट की कंडीशन में चेंज आया है कि नहीं आया है, या आप लोग थोड़ा सा सोच के बताइए। तो कहीं कह रहे हैं कि चेंज नहीं आया। अब मैं कह रहा हूं मेरा जो ये अमीटर है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है। मेरा जो अमीटर है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो मेरा क्या सर्किट में चेंज आया कि नहीं आया। जब मैंने अमीटर लगाया मेजरमेंट परफॉर्म करने के लिए, तो मेरा जो है सर्किट में चेंज आएगा। मेरी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी करंट की वैल्यू जो है कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे जो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने से जो चीज आता है, फॉर कैलकुलेशन से जो भी मेरी चीज आती है उसे मैं बोलता हूं मेरी ट्रू वैल्यू। सर्किट में केवीएल केसीएल लगाने से आइडियल, क्या हर चीज को आइडियल मानते हुए सर्किट में केवीएल और केसीएल लगाने पर जो चीज मुझे मिलता है उसे मैं बोलता हूं मेरा एटी, बोले तो ट्रू वैल्यू। ठीक है, क्या कहता हूं मैं, मेरा जो है सर्किट में आपने केवीएल केसीएल लगाने से या आपकी जो भी आपके लॉ हैं वो लगाने से जो आपको वैल्यू मिलती है उसे बोलता हूं मैं ट्रू वैल्यू। इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद जो मुझे वैल्यू मिलती है उसे मैं बोलता हूं मेजर वैल्यू। उसे मैं क्या कहता हूं, उसे मैं कहता हूं मेरी मेजर वैल्यू। ठीक है, आई बात समझ में। मेरा जो है इंस्ट्रूमेंट में ट्रू वैल्यू क्या हो गई है, ट्रू वैल्यू हो गई है मेरी। मैंने हर चीज को आइडियल मानते हुए केवीएल केसीएल लगाते हुए निकाला तो मेरी ट्रू वैल्यू होगी। और जो मैंने सर्किट में इंस्ट्रूमेंट लगाते हुए जो मैंने मेजर करी उसे मैं बोलता हूं मेरी मेजर वैल्यू। ठीक है, क्या किया जाता है, लिख लीजिए ट्रू वैल्यू के लिए। ट्रू वैल्यू सर्किट में हर एक कंपोनेंट को आइडियल मानते हुए मैथमेटिकली कैलकुलेट की जाती है। क्या कहते हैं, किस चीज को ट्रू वैल्यू कहते हैं, इसको लिख लीजिए। इसे मैं ट्रू वैल्यू कहता हूं यदि सर्किट के हर एक कंपोनेंट को आइडियल मानते हुए कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई है मेरी, ये हो गई है मेरी ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से जो है समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग जो है कुछ चीजें आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए, मैंने कहा यहां पर ये जो मेरा कुछ लोड है, ये मेरा जो है 4 ओम का लोड है, और यहां पर जो ये मेरा वोल्टेज है, ये वोल्टेज मेरा 20 वोल्ट है। तो आपका आई मेजर वैल्यू कितनी होगी और ट्रू वैल्यू कितनी होगी, मैंने कहा तो आई ट्रू वैल्यू कितनी होगी सर्किट में, आपने हर चीज को आइडियल माना तो आपका जो आई ट्रू वैल्यू ऑफ करंट होगी वो कितनी होगी, वो आप निकाल दोगे 20/4। तो कितनी आपकी हो गई है, वो हो गई है आपकी 5 एम्पीयर। ठीक है, ये क्या आ गई है आपकी, ये आ गई है आपकी ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब देखिए अगली चीज आप यहां पर देखिए, यहां पर आपका सेम मैंने करा, यहां पर आपको मैंने क्या करा, मैंने कहा इसे तो मैं मेजरमेंट करके निकालूंगा।
मैंने यहां पर एक अमीटर लगाया, इसी करंट को मेजर करने के लिए यहां पर मैंने एक वो लगाया, और यहां से जो है पर्टिकुलर यही एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, देखिए मेजरमेंट क्या करता है, मेजरमेंट मुझे कामचोर बनाता है। मुझे यह मैथमेटिकली कैलकुलेट करना था, मैंने कहा छोड़ो, मुझे मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं करना, मैं अमीटर लगा दूंगा, मुझे करंट की वैल्यू मिल जाएगी। मैं जो है उसे क्या कर सकता हूं, करंट की वैल्यू जो है इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, ये यहां पर है, ये मैंने कहा ये मेरा है 4 ओम, यहां जो मेरा कहा ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, और यहां पर जो मेरा वोल्टेज है, ये वोल्टेज भी कितना है मेरा, ये वोल्टेज भी मेरा जो है 20 वोल्ट है। तो अब आप इस केस में बताइए मुझे कि मेरा जो है क्या हो जाएगा। इस केस में आप लोग मुझे बताइए कि आप यहां पर देख के बताइए कि आपका जो करंट आएगा, मेजर वैल्यू ऑफ करंट आएगी, आपका जो अमीटर जो मेजर करेगा वो कितनी करेगा। यहां पर मैं कह सकता हूं जो मेरी करंट यहां पर आएगी, जिसे मैं कहूंगा मेरी मेजर वैल्यू ऑफ करंट है, वो कितनी आ जा रही है, वो मेरी आ जा रही है 20 अपॉन। अब चूंकि इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट से क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस पिक्चर में आ गया है। आइडियली ये 0 होना चाहिए था, मगर आइडियली चीजें होती नहीं है। इंस्ट्रूमेंट कुछ भी रहेगा, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये इंस्ट्रूमेंट आइडियल होता तो हम लोग मेजरमेंट सब्जेक्ट ही ना पढ़ते। अगर ये इंस्ट्रूमेंट आइडियल होता तो हम लोग मेजरमेंट सब्जेक्ट ना ही पढ़ते, मैथमेटिकल कैलकुलेट करते और हमारी एग्जैक्ट में वही निकल के आती। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे अमीटर लगाया तो मैंने यहाँ पर देखा वो करंट जो है मुझे 4 + 1 तो आपका कितना हो गई है, वो जो है मुझे मिल गई है मेरी 4 एम्पियर। ठीक है, तो यहां पर जो मेरा क्या हो गया है, यहां पर आप देख रहे हो कि मेरी जो ट्रू वैल्यू है, मेरी जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू जो है मेरी मेजर वैल्यू से ज्यादा आ रही है। ठीक है, इस केस में आप देख रहे हो आपकी ट्रू वैल्यू जो है मेजर वैल्यू से ज्यादा आ रही है। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मेजर वैल्यू भी ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है आपकी मेजर वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ जाए। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हमें ऐसा मिला, मगर ऐसा भी हो सकता है कि मेरी मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि इस केस में नहीं मिला। ऐसे केस भी अभी हमारे पास आएंगे जहां पर आप देखोगे आपकी जो है मेजर वैल्यू क्या आ जा रही है, मेजर वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर करें, अगर हमें थोड़ा सा, अगर आप मुझे एक चीज बताएं, ये क्या फैक्टर ऐसा था, क्या फैक्टर ऐसा था जिसकी वजह से मुझे मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू में इतने बदलाव देखने को मिले। आप लोग बता सकते हैं ऐसा क्या चीज था जिसके कारण मुझे इतना बदलाव देखने को मिला। तो आप यहां पे स्टार बना के लिख सकते हैं, ये जो बदलाव था RA के कारण, RA के कारण, RA के कारण ही क्या हुआ है, आपको इस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर के कारण ही आपको जो है RA के कारण ही ट्रू वैल्यू, RA के कारण ही ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में अंतर दिखाई दिया। RA के कारण ही ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में अंतर हमें यहां पर दिखाई दिया। ठीक है, यही इस कारण हमें अंतर दिखाई दिया, या कोई और कारण था जिसके कारण हमें अंतर दिखाई दिया? केवल यहां पर हमारा क्या है, ये RA रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से जो है मुझे यह अंतर दिखाई दिया। ठीक है, तो मेरे को क्या कह सकता हूं मैं कह सकता हूं मेरे इंस्ट्रूमेंट के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो है मुझे ये अंतर दिखाई दे रहा है। अब यहां पे अमीटर था, किसी क्वेश्चन में वोल्ट मीटर होता, किसी क्वेश्चन में पावर मीटर होता, तो मेन कारण क्या है, इंस्ट्रूमेंट के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण मुझे जो है ये अंतर दिखाई दिया। इस RA के कारण जो है मुझे यहां पर ये अंतर दिखाई दिया। क्यों, किसके कारण आ रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो है मुझे ये अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप देखिए, अब आता है मेरा एरर पिक्चर में। क्या मेरा पिक्चर में आता है, पिक्चर में आता है मेरा एरर। एरर क्या होता है मेरा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, एरर होता है मेरा डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है,
क्या होता है एरर मेरा होता है मेजर वैल्यू और ये एटी में ट्रू वैल्यू है, ठीक है। इसको मतलब अब मैं यहां पे समझ जाना आप लोग, ए एम का मतलब मेजर वैल्यू, एटी का मतलब ट्रू वैल्यू। ए एम और एटी के क्या, ए एम और एटी के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, बीच के अंतर को एरर कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी जो है हमारे पास एरर के अलग अलग चीजें रहेंगी, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर जो आपका एरर आया AR, जिसे मैं कहूंगा रिलेटिव एरर, ये हो गया है मेरा मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर वैल्यू मुझे कितनी मिली, मेजर जो वैल्यू मुझे मिली वो मिली मुझे 4 एम्पियर, ट्रू वैल्यू जो मेरी थी, मेजर वैल्यू मुझे मिली 4 एम्पियर, ट्रू वैल्यू मेरी कितनी थी 5 एम्पियर। तो मुझे जो है कितना मिला, एरर जो मुझे मिली वो मुझे मिली -1 एम्पियर। एरर जो मुझे मिली वो क्या मिली, एरर मुझे मिली है -1 एम्पियर, ठीक है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो, आपका जो एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव की फॉर्म में लिख दिया AR, इसे EA लिख लीजिए, ठीक है, रिलेटिव ना लिखिए, EA लिख लीजिए। जो मेरा एब्सोल्यूट एरर है उसकी क्या होती है, उसकी यूनिट आती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। जो मेरी क्या होती है, जो मेरी होती है मेजर वैल्यू, क्या हो गई है मेरी, मेजर वैल्यू माइनस जो है ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, और एब्सोल्यूट एरर की यूनिट होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट स्टार बना के आप लिख लोगे, क्यों, क्या हो रहा है, ये भी एम्पेयर है, ये भी एम्पेयर है, क्या हो रहा है, नहीं, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू आपकी होती है एरर। इसे लिख लीजिए, दोबारा से लिख लीजिए, ढंग से नोट कर लीजिए, बड़ा कंफ्यूजन इसमें रहता है। क्या होता है मेरा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू को क्या कहते हैं, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू को मेरी एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर की क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर की हमेशा, एब्सोल्यूट एरर की क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर की हमेशा नहीं, एब्सोल्यूट एरर की यूनिट होती है, ऐसे आप लिख लीजिए, एब्सोल्यूट एरर की यूनिट होती है, ठीक है। दूसरी चीज आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि आपका जो एब्सोल्यूट एरर है ये प्लस और माइनस दोनों हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या कह सकते हैं आप लोग, दूसरा आप लोग कह सकते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। पॉजिटिव किस केस में होंगी बताइए, पॉजिटिव आपकी तब होंगी जब आपकी जो है मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है आपके ट्रू वैल्यू से। नेगेटिव किस केस में होंगी, नेगेटिव आपकी होंगी जब आपकी ट्रू वैल्यू ज्यादा है आपकी मेजर्ड वैल्यू से, ठीक है। तो आपके दोनों पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आ गया है, यहां से आपकी जो है एब्सोल्यूट एरर आ गई है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज हैज ए यूनिट, ये मुझे समझ में आया। अब देखिए, हर इंस्ट्रूमेंट को मैं जनरली इस एब्सोल्यूट एरर को क्या करता हूं, इस एब्सोल्यूट एरर को अवॉइड करता हूं, इसमें लिखने की कोशिश नहीं करता। देखो मैंने आपको कहा, देख लीजिए, मैंने आपको कहा, जरा बताइए इसे, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी जो एब्सोल्यूट एरर है, उसकी एब्सोल्यूट एरर 100 एम्पियर है। मुझे बताइए ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा है या बुरा है। मैंने कहा मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट है, मैंने कहा मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसकी एब्सोल्यूट एरर 100 एम्पियर है। तो बताइए इंस्ट्रूमेंट अच्छा है या बुरा है, बताइए।
देखिए कह रहे हैं कि जो है ये इंस्ट्रूमेंट जो है अच्छा नहीं है। क्यों कह रहे हैं आप कुछ बता ही नहीं सकते हैं इसके बारे में देख के? क्या पता जो मेरी ट्रू वैल्यू ऑफ करंट है वो मेरी जो है ये है 1 मेगा एम्पियर है। अब आप बताइए ये जो है मेरी मेजर्ड वैल्यू कितनी है? मेजर्ड वैल्यू जो है मेरी 1 मेगा एम्पियर है और जो है मेरी ट्रू वैल्यू ये है, और मेरी जो मेजर वैल्यू आई वो मेजर वैल्यू जो है मेरी कितनी आ गई है? वो मेजर वैल्यू आ गई है मेरी 99990 एम्पियर। इस केस में भी अगर आप देखोगे तो आपकी एरर कितनी आ रही है? वो आपकी एरर 100 एम्पियर आ रही है। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर को देख के आप नहीं बता सकते हो कि आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा है या बुरा है। देखिए वो डिपेंड कर रहा है आप कितनी बड़ी क्वांटिटी मेजर कर रहे हो। हाँ अगर आप यहां पर आप कहोगे तो गुड है यार, मेगा ओम में इतना बढ़िया दे दे रहा है, बहुत बढ़िया। अगर आपको मैंने कहा कि जो मेरी जो है ट्रू वैल्यू है वो 200 एम्पियर है और मैंने कहा जो मेरी मेजर्ड वैल्यू जो आई वो मेरी 100 एम्पियर आई, तो इस केस में आप कहोगे सबसे घटिया वही है। ठीक है, इस केस में आप क्या कह रहे हो? इस केस में आपने कह दिया अरे ये तो क्या है, ये तो सबसे घटिया है। तो क्या आपको एब्सोल्यूट एरर आपको कुछ भी जजमेंट नहीं करा सकती है। तो इसलिए हम लोग एब्सोल्यूट एरर को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं हमारा परसेंटेज एरर को। किसको यूज करते हैं? हम लोग हमारा यूज करते हैं परसेंटेज एरर को, क्योंकि यहां पर आपने क्या कर दिया है, यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई है कि ये इंस्ट्रूमेंट तो बहुत बढ़िया है, ये इंस्ट्रूमेंट बहुत घटिया है। एब्सोल्यूट एरर दोनों में सेम है। एब्सोल्यूट एरर की यूनिट होती है, समझा दीजिए एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। आपका एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है? आपका एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू भी एम्पियर में है, ट्रू वैल्यू भी एम्पियर में है, तो एब्सोल्यूट एरर भी किस में आ जाएगी? एब्सोल्यूट एरर भी एम्पियर में आ जाएगी। इसलिए एब्सोल्यूट एरर की यूनिट होती है। मतलब किस यूनिट में आप लिखोगे? अगर ओम होगा तो ओम आएगा, रेजिस्टेंस अगर आप मेजर कर रहे हैं तो ओम आएगी, करंट मेजर कर रहे हैं तो एम्पियर आएगी, वोल्ट में वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो वोल्ट आएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग जो है परसेंटेज एरर की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप यहां से देख के जज नहीं कर पा रहे हैं एब्सोल्यूट एरर से देख के कि आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा है या आपका इंस्ट्रूमेंट बुरा है। ठीक है, तो क्या आपका हो जाता है? आपका हो जाता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन आपका हो जाता है ट्रू वैल्यू इंटू 100 जो है आपका क्या हो जाता है? ये आपकी हो जाती है परसेंटेज एरर। अब जरा इस इंस्ट्रूमेंट को देखिए, जो रीडिंग्स मैंने आपके लिए ली थी उन रीडिंग्स को जरा देखिए। मेजर्ड वैल्यू कितनी है? मेजर्ड वैल्यू 4 है, ट्रू वैल्यू 5 है। मेजर्ड वैल्यू कितनी है? मेजर्ड वैल्यू 4 है, ट्रू वैल्यू 5 है। तो यहां से आप इसे कर लीजिए, यहां से आप इसे निकाल लीजिए, तो ये कितनी आ जा रही है आपकी? यहां से आप इसे निकाल लीजिए तो आपका कितना आ जा रहा है? -20%। यहां से आपकी जो एरर आ जा रही है वो कितनी आ जा रही है? परसेंटेज एरर -20%। तो अगर आपके पास परसेंटेज एरर दी हुई हो तो आप बता सकते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा है या बढ़िया है। एब्सोल्यूट एरर को देख के आप नहीं बता पा रहे थे आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा है या बुरा है, बट जैसे ही उसने आपके पास परसेंटेज एरर दी, अब आप बता सकते हो आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा है या बुरा है। ये बात समझ में आई मुझे? ये मुझे समझ में आई कि अगर मेरे पास परसेंटेज एरर दी हुई रहे तो मैं बता सकता हूं कि मेरा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है या बुरा है। ठीक है, ये क्या है? मेरा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो आपको यहां से समझ में आया जो भी मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट रहेगा,
जो भी मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसके लिए जो है मुझे एरर हमेशा जो है परसेंटेज एरर की फॉर्म में ही दी रहेगी, तभी मैं उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो है कमेंट कर सकता हूं। ठीक है, ये अब देखिए थोड़ा सा मुझे बताइए, ये जो मेरी एरर आई, ये एरर आने का कारण क्या है? ये एरर आने का कारण क्या है? ये एरर जो मेरी आई है, इस एरर आने का कारण मेरा जो है ये मेरी किसकी वजह से आई? ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। ये जो है मेरे इंस्ट्रूमेंट की वजह से आई। इसके आने का कारण जो मेरा क्या है? इसके आने का कारण जो है मेरा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो अब हम हर इंस्ट्रूमेंट में हमारी एरर आएगी। अब इतना तो आपको पता चल गया कि आपके हर इंस्ट्रूमेंट में एरर आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रू वैल्यू आ कुछ और रही है, मेजर वैल्यू कुछ और आ रही है। आइडियली कभी होगा नहीं, मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू कभी इक्वल हो नहीं सकती। अगर होती तो हम मेजरमेंट सब्जेक्ट ही ना पढ़ते। ठीक है, वो सब आइडियल कंडीशन है। प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होगा? मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। मतलब मेरी ये एरर आनी ही आनी है। तो जो भी मेरे कुछ तो क्या करेगा? अब जो मेरी एरर आनी है, उस एरर के बारे में मुझे क्या करना है? उस एरर के बारे में मुझे पता करना है। तो जो मैन्युफैक्चरर रहता है, जो इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर रहता है, क्या जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर रहता है, जो भी मेरा जो है इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर रहता है, वो मुझे एक चीज डिफाइन करके देता है। वो कहता है गारंटेड एक्यूरेसी। वो मुझे गारंटेड एक्यूरेसी बताता है कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट में प्लस माइनस कितने परसेंट की एरर है। क्यों? क्योंकि एरर मेरी आनी ही आनी है इंस्ट्रूमेंट में। तो इंस्ट्रूमेंट वाला मुझे डिजाइन करके बता के देता है कि मेरा जो है गारंटेड एक्यूरेसी कितनी है, वो लिख के देगा मुझे प्लस माइनस 2% है। तो मतलब जो भी मेरी जो मेजर वैल्यू आई है, वो मेजर वैल्यू जो है प्लस माइनस 2% कम या ज्यादा हो सकती है। तो गारंटेड एक्यूरेसी को मैन्युफैक्चरर जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करता है, जो इंस्ट्रूमेंट बनाता है, वो मुझे जो है गारंटेड एक्यूरेसी डिजाइन करके देता है। ठीक है, एरर वाले पोर्शन में गारंटेड एक्यूरेसी को अच्छे से समझाया हुआ है। वहां पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं सर ने। तो आप वहां पे अगर आप देख लोगे गारंटेड एक्यूरेसी को, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। मैं जो केवल समझाना चाह रहा हूं कि गारंटेड एक्यूरेसी पिक्चर में क्यों आया। एरर मेरी इंस्ट्रूमेंट की वजह से आई, तो आनी ही आनी है एरर। ये एरर कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कांट जीरो। क्यों नहीं हो सकती जीरो? क्योंकि मेरा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के कारण कुछ ना कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उसके कारण मेरी एरर आनी ही आनी है। तो इस सब के लिए क्या कर देता है, मेरा जो इंस्ट्रूमेंट वाला है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो मुझे गारंटेड एक्यूरेसी दे देता है। ठीक है, अब मैंने कहा आपको क्या है गारंटेड एक्यूरेसी? कुछ नहीं है, परसेंटेज एरर है। गारंटेड एक्यूरेसी इज नथिंग है कि परसेंटेज एरर है। तो अब उसने मुझे कहा कि एक इंस्ट्रूमेंट है मेरा, उसमें मेरा 10% एरर है। मैंने कहा ये मेरा जो है ए इंस्ट्रूमेंट है, इसमें 10% एरर है, और मेरा जो बी इंस्ट्रूमेंट है उसमें 5% एरर है। 5% एरर है। तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाओगे? आप जाओगे जहां पर आपको कम से कम परसेंटेज एरर मिल रही है। तो आप सुटेबिलिटी करोगे कि मैं कहूंगा कि मैं तो जो है इस बी वाले इंस्ट्रूमेंट से ही मेजरमेंट करूंगा, क्योंकि यहां पर जो मुझे परसेंटेज एरर जो मिल रही है, वो एरर मेरी कितनी आ रही है? वो जो है मेरी कितने परसेंट आ रही है? 5% मेरी आ रही है। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसी क्वेश्चन में जो हमने वहां पे सर्किट लिया था, उसमें हमने क्या करा? उसमें हमने जो है क्या करा? उसमें हमने जो है परसेंटेज, क्या हमने रिलेटिव एरर निकाली, एब्सोल्यूट एरर निकाली। किसमें? एब्सोल्यूट एरर ऑफ करंट के लिए। ठीक है, इसे ही आप क्या कर सकते थे? इसे ही आप जो है वोल्टेज के लिए कर सकते थे। ठीक है, इसे ही मैं वोल्टेज मेजरमेंट के लिए भी कर सकता था, क्योंकि जैसे ही सर्किट में आप यहां पर देखो, जैसे ही सर्किट में मेरा ये RA आ गया, जैसे ही सर्किट में मेरा ये RA आ गया, वैसे ही मेरा जो है इस लोड के अक्रॉस, जिसे मैं कह रहा हूं, क्या मेरा यहां पर आएगा? VM आएगा, वो भी चेंजेज हो जाएगा। और यहां पर जो V की ट्रू वैल्यू है, वो भी चेंज आ जाएगी।
यहाँ पर जो V की जो मेरी ट्रू वैल्यू आएगी कितनी आएगी, V की ट्रू वैल्यू आप कह दोगे सारा का सारा वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगा। तो V की ट्रू वैल्यू कितनी आ गई, V की मेरी ट्रू वैल्यू आ गई है कितनी, V की मेरी ट्रू वैल्यू आ गई है 20 वोल्ट। और मेजर्ड वैल्यू कितनी आएगी मेरी V की समय पे, बताइए। सिंपल आप लगा सकते हैं, आप यहां से देख लीजिए कितना आ जाएगा 20/5 × 4। अगर आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते और आप इसे नापते तो आप कह देते 20 × 4/5, तो कितना ये हो गया है, ये आपका हो गया है 16 वोल्ट। ठीक है, तो इस केस में आपको जो मेजर वैल्यू मिलती, मेजर वैल्यू कितनी मिलती, मेजर वैल्यू आपको मिलती 16 वोल्ट। और ट्रू वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू है मेरी 20 वोल्ट। तो परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज कितना आ जाता है मेरा, देख बताइए जरा, परसेंटेज एरर इन वोल्टेज कितनी मेरी आ जाती, आप बताइए। परसेंटेज एरर इन वोल्टेज कितनी मेरी आ गई है, तो आप कह दोगे V मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू कितना, इनटू जो है 100। तो आप यहां से आपकी मेजर्ड वैल्यू कितनी आई थी, मेजर्ड वैल्यू आई थी 16, ट्रू वैल्यू थी 20, ये भी हो गया 20 इनटू आपने कर दिया यहां से 100। तो आप यहां से देख लीजिए कितना आ गया 4/20, 1/2, तो ये आपका कितना आ गया, यहां से भी आपका ये आ गया है माइनस का 20%। तो इस केस में जो आपकी परसेंटेज एरर इन वोल्टेज जो आ गई है वो आपकी कितनी आ गई है, वो आपकी आ गई है माइनस का 20%। ठीक है, चलिए परसेंटेज एरर इन पावर हम निकाल सकते हैं, बताइए बताइए। परसेंटेज एरर इन पावर निकाल सकता हूं मैं, परसेंटेज एरर इन पावर में निकाल सकता हूं मैं, पावर में क्या एरर आएगी वो निकाल सकता हूं। तो मैं अगर सर मैं पावर की जो मेजर्ड वैल्यू है वो निकाल लूं और जो पावर की जो ट्रू वैल्यू है वो निकाल लूं तो मैं निकाल सकता हूं। आ जाओ फिर फिगर में दोबारा से ऊपर, फिगर में हम आए, दोबारा से ऊपर की तरफ आए, यहां पर हमने देखा कि यहां पर जो है मेरी क्या वैल्यू आएगी पावर की, ट्रू वैल्यू ऑफ पावर कितनी आएगी इस लोड के अक्रॉस, ट्रू वैल्यू ऑफ पावर जो आपकी इस लोड के अक्रॉस आ जाएगी V × I या I² आप कर लीजिए। तो V × I तो आपका कितना आ गया, आपका आ गया है 100 वॉट। आ गई है कि नहीं आ गई है, V आपने करा, V है 20, I है 5, तो कितनी आ गई है आपकी, ये आ गई है आपकी 100 वॉट। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पर आप निकाल लीजिए मेजर्ड पावर कितनी हो जाएगी, मेजर्ड पावर P जो आपकी मेजर करके जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, मेजर पावर। अगर आप यहां पे वाट मीटर लगाओगे, इस लोड के अक्रॉस आपको पावर मेजर करनी है तो वो कितनी दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा, जरा निकालिए यहां से, कितना हो गया आपका, वोल्टेज है 4 और आपका करंट है, वोल्टेज है 16, करंट है 4, 32, 16 चकू 64, कितना आ गया आपका, आपका आ गया है 64 वॉट। ठीक है, तो इस केस में आप देख लीजिए उस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण आपका क्या हो रहा है, वोल्टेज में तो एरर ये आ गई है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसमें मेजरमेंट में कितना आया, ये आया है आपका मेजर्ड वैल्यू कितनी आई है, मेजर्ड वैल्यू आपकी आई है कितनी, अभी हमने कैलकुलेट करी 64 वॉट। और ट्रू वैल्यू कितनी आई है, ट्रू वैल्यू मेरी आई है 100 वॉट। तो आप यहां से बताइए कि परसेंटेज एरर इन पावर कितनी हो गई, परसेंटेज एरर इन पावर आपकी यहां पर कितनी आ गई है, परसेंटेज एरर इन पावर आपकी आ गई है कितनी, 64 माइनस 100/100 इंटू कितना, इंटू जो है 100। आपका यहां से आप इसे देखोगे तो आपका कितना आ जा रहा है, ये पावर में जो आपकी एरर आ रही है वो आ जा रही है आपकी 16%, किसके, नेगेटिव। ठीक है, तो परसेंटेज आपका जो पावर में जो आ रहा है, परसेंटेज एरर इन पावर आपकी जो आ रही है वो आ रही है आपकी 16%। ठीक है, आई बात समझ में, सॉरी 36 हो जाएगा ये तो, मैं तभी तो कह रहा हूं, मैंने कहा ये पावर तो बढ़ जानी चाहिए,
20 का कैसे हो जाएगा, ये कितना हो जा रहा है, 36% हो जा रही है। ठीक है, तो ये मेरी जो है यहाँ पे पावर आ जा रही है। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन को हमने देखा, इंस्ट्रूमेंट लगाया, इंस्ट्रूमेंट लगाने के कारण जो है क्या आ जा रहा है हमारा, ये चीजें आ जा रही हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो है मेरे लिए कुछ पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट निकलते हैं, जो मेरे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की डिजाइनिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसे मैं कह सकता हूं मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ। ठीक है, मेरे लिए जो इंस्ट्रूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज जो निकल के आ रही है मेरे लिए, जो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में क्या कह सकते हैं, ड्यू टू क्या हो रहा है, ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ चेंज इन करंट, क्या होना चाहिए आपका जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में चेंज इन करंट जो है आपका मिनिमम होना चाहिए। ये जो है मेरी प्रॉपर्टी निकल के आए, अगर मुझे अच्छा इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो चेंज इन करंट उसमें मिनिमम होना चाहिए। चेंज इन वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, चेंज इन वोल्टेज जो है वो भी मेरा जो है मिनिमम होना चाहिए। और तीसरा हमने देखा मेरा अच्छा इंस्ट्रूमेंट वही होगा जिसमें चेंज इन पावर क्या होना चाहिए, चेंज इन पावर भी जो है मेरा मिनिमम होना चाहिए। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मुझे जो है इनसे और अलग मैं कह सकता हूं कि जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, पावर कंज्यूम बाय द इंस्ट्रूमेंट शुड बी मिनिमम। क्या क्या होना चाहिए मेरे इंस्ट्रूमेंट में, करंट का जो चेंज वो मिनिमम होना चाहिए, वोल्टेज का चेंज मिनिमम होना चाहिए, पावर का चेंज मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, बट अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, पावर कंजम्पशन बाय द इंस्ट्रूमेंट शुड बी मिनिमम। पावर कंजम्पशन बाय द इंस्ट्रूमेंट शुड बी मिनिमम। ठीक है, मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अक्रॉस जो मेरा पावर कंजम्पशन है, वो पावर कंजम्पशन जो है मेरा क्या होना चाहिए, वो पावर कंजम्पशन जो है मेरा मिनिमम होना चाहिए। अब देखिए, अब आता है हमारा एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट और एक आता है हमारा प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यदि ये सारी की सारी कंडीशंस मेरी जीरो हो जाएं, इफ ऑल द 4 कंडीशंस आर बिकम जीरो, यदि ये चारों के चारों कंडीशन मेरी जीरो हो जाएं, यदि क्या कह सकता हूं मैं, यदि चारों कंडीशन जीरो हो, ठीक है, क्या उसमें चेंज इन करंट जीरो होगा, चेंज इन वोल्टेज जीरो होगा, चेंज इन पावर जीरो होगा, पावर कंजम्पशन भी जीरो हो। यदि चारों कंडीशन जीरो हो तो इंस्ट्रूमेंट आइडियल होगा। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तो इसलिए जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं हाइपोथेटिकल, फालतू की बातें मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट मेरा वो क्या होगा, आइडियल होगा, और इसे मैं क्या कहूंगा, हाइपोथेटिकल, काल्पनिक में बातें कर रहा हूं। ठीक है, होता है ना, ये क्या होगा, ये काल्पनिक है ही नहीं। ये क्या है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट केवल और केवल काल्पनिक है, हमारी मैथमेटिकली दिमाग की सोच में है, हाइपोथेटिकल है। रियल लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसमें जो है ये हमारी चारों के चारों कंडीशंस जीरो हो जाए। ठीक है, तो क्या कह सकता हूं मैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट आइडियल होगा एंड आइडियल इंस्ट्रूमेंट आर हाइपोथेटिकल। अगली चीज मैं लिख सकता हूं, आइडियल
आइडियल इंस्ट्रूमेंट आर हाइपोथेटिकल, ठीक है। और आइडियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? आइडियल इंस्ट्रूमेंट हाइपोथेटिकल है, केवल और केवल हमारी कल्पना केवल मात्र है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉपर्टीज को जाना। अब अगली क्लास में हम जो है हमारे टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट किस किस तरह के होते हैं, किसके बेस पे, पॉइंटर के बेस पे, डिस्प्ले के बेस पे, फिर हम जानेंगे हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन करने के। वो सब चीजें जो है हम अगली आने वाली 1-2 क्लासेस में जानेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आप किसी के कोई